Hello, students. Let's finally move with the first chapter of your standard 10th biology, and that is life processes. You know this really well. है So, basically, today we are going to start the series on one shot of the chapters. है ना? तो उसमें आज हमारा क्या है? सबसे पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। वैसे तो तुम लोग काफी दिनों से अलग अलग सब्जेक्ट्स के वन शॉट पढ़ रहे हो, है ना? सो टुडे वी विल हैव वन शॉट ऑन बायोलॉजी। समझे? चलो, पहली चीज, यू नो दिस वेरी वेल कि लाइफ प्रोसेस तो काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है ना? तो वन शॉट के लिए भी हमने उसके वन शॉट की जगह पे टू शॉट्स में डिवाइड किया है। सो टुडे वी विल मूव विद द पार्ट वन ऑफ योर लाइफ प्रोसेस एंड we will move with the part 2 of the life process. ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी के साथ। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कवर करने के लिए, तो सीधा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यू हैव मूव्ड टू 10th स्टैंडर्ड, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, है ना? ये बायोलॉजी क्या होता है? और वही हमारा फर्स्ट पार्ट भी है लाइफ प्रोसेस का। बायोलॉजी क्या है? अगर मुझे एक डिफाइन देनी है एक सिंपल सेंटेंस में, इट विल बी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस और नो? है ना? क्या है वो मेरा? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यही पूछने वाले हैं, how will you know that something is living? How is living and non-living different from each other? इन सारी चीजों के साथ हम अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। चलो, सबसे पहले हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? तुम लोगों का आंसर होगा मूवमेंट। मैम, मूवमेंट। यस और नो? है ना? आप लोग ये बोल सकते हो कि मैम लिविंग है क्योंकि मूवमेंट कर रहा है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मूव नहीं कर रहे, उनका क्या? है ना? प्लांट्स मेरे लोकोमोशन नहीं करते, वो तो जो मूवमेंट कर रहे हैं वो किसकी वजह से है? हवा की वजह से है। यस और नो? क्या वो खुद मूवमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो फिर उनको लिविंग कैसे कंसिडर करेंगे हम? समझे या नहीं समझे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, वो मूवमेंट कर रहे हैं पर उनकी मूवमेंट तो विजिबल है भी नहीं। देयर आर सो मेनी एनिमल्स जिनकी मूवमेंट विजिबल नहीं होती है। मूवमेंट डेफिनेटली हमारा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस करने वाला क्राइटेरिया नहीं है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, हाउ विल यू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? है ना? तुम लोगों में से किसी को भी डाउट है कि मैं लिविंग हूं या नॉन लिविंग? है ना? इंस्टेंट सबका आंसर आ जाएगा, यस मैम आप तो लिविंग ही हो। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्यों सबको यही लगता है कि मैं लिविंग हूं? देयर शुड बी सर्टेन क्राइटेरिया, यस और नो? तुम लोग बोलोगे क्योंकि आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप हिल रहे हो, है ना? ये सारे क्राइटेरियाज लिविंग के नहीं है, ये सारे मेरे से फीचर्स है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लिविंग। बट देयर आर सर्टेन फीचर्स जो होना मैंडेटरी हो जाता है इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके अंदर हमें specific features necessarily or I can say mandatorily दिखेंगे। समझे? And that features are called as defining features of living. उनको हम क्या कहते हैं? Defining features ऑफ लिविंग। समझे? मतलब ये फीचर्स मेरे ऐसे फीचर्स है जो ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करेगा। समझे? मतलब देयर शुड बी नो एक्सेप्शंस इन रिगार्ड टू दिस फीचर्स। अंडरस्टूड? यस और नो? तो चलो अब हम समझते हैं कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कौन से फीचर्स मैंडेटरीली होने चाहिए, है ना? सोचो, सबसे पहला फीचर जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? सेल। यू नो दिस रियली रियली वेल कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इट इज मेड अप ऑफ सेल। याद करो 9th का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यस और नो?
है ना. वी ऑल नो वेरी वेल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और दे प्रोड्यूस विद द सेल, है ना. अगर हम लिविंग है तो हम किससे बने हुए होंगे? डेफिनेटली सेल से. नॉन लिविंग थिंग्स किससे बनी हुई होती है? उनका बेसिक यूनिट होता है एटम. समझे या नहीं समझे? है ना. तो उनका बेसिक यूनिट है एटम, पर हमारे लिए हमारा जो बेसिक यूनिट है दैट इज अवर सेल. तो ये याद रखना कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इट्स अल्टीमेटली मेड अप ऑफ सेल. तो ये मैंडेटरी है कि अगर आप लिविंग हो यू शुड बी मेड अप ऑफ सेल. समझे या नहीं समझे? तो ये मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया टू बी लिविंग. सेकंड जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है मेरा मेटाबॉलिज्म. क्या है वो मेरा? मेटाबॉलिज्म. समझे? एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर कितनी 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 सारी प्रोसेसेस हो रही है ना. और हमारी बॉडी में होने वाली हर एक प्रोसेस, whether it is my respiration, whether it is my nutrition, whether it is my excretion, हर एक प्रोसेस अल्टीमेटली क्या होती है मेरी? biochemical process and ultimately it will have a biochemical reaction. उसमें क्या होगा? biochemical reactions हो रहे होंगे, है ना. तो ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? sum total of all chemical reactions taking place in our body. What is metabolism? All the chemical reactions taking place in our body. हमारे बॉडी में होने वाली हर एक केमिकल रिएक्शन को अगर मैं जोड़, है ना, सबको साथ में अगर मैं एक टर्म देना चाहूँ तो वो क्या है मेरी? मेटाबॉलिज्म. एंड द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस. मेरे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस. टू टाइप्स है उसकी, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक. अब ध्यान यहाँ रखो, what is anabolism and what is catabolism. सबसे पहले कैटाबॉलिज्म डिस्कस करते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शंस मैं हमेशा ऐसे याद करवाती हूँ. कैटा मतलब कर्ड, है ना, इजीली याद रह जाएगा. कैटा मतलब कर्ड. तो बेसिकली इसमें क्या होगा? हमारे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म्स. समझे या नहीं समझे? हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो डिवाइड होके क्या बना देगा? सिंपल फॉर्म्स बना देंगे. जैसे कि ब्रेक डाउन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनटू माय सिंपल मॉलिक्यूल्स. मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर टूटती है तो वो क्या करता है? हमेशा उनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, है ना. और बॉन्ड्स ब्रेक होके इट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी. तो उसमें क्या होगा? एनर्जी का रिलीज होगा, जैसे कि मेरा रेस्पिरेशन हो गया. अंडरस्टूड और नॉट? है ना. आई कैन गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस. फायर क्रैकर, है ना, हमारे जो पटाखे होते हैं उनके साथ क्या होता है? जब वो सब जुड़े हुए हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है. जैसे ही पटाखे फूटते हैं क्या हो जाता है? वो जो कॉम्प्लेक्स था, है ना, बड़ा मॉलिक्यूल था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ साउंड. समझे या नहीं समझे? तो ये अल्टीमेटली क्या है मेरा? कैटाबॉलिक रिएक्शन. सो व्हाट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स और इसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी. दूसरे का एनाबॉलिज्म सुन के लग रहा है ना कि एकदम अपोजिट होंगे. तो एनाबॉलिज्म में क्या होगा? मेरे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और कन्वर्ट होंगे इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. तो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनना, इसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म. समझे? एनाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म में मेरी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी ताकि मेरे सिंपल फॉर्म्स एक दूसरे से जुड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना सके, है ना. तो हियर एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड, जो हम करते हैं इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन केस ऑफ ग्रोथ, एवरीथिंग. समझे या नहीं समझे? तो ये है मेरा एनाबॉलिज्म. ये क्या है मेरा? एनाबॉलिज्म, जिसमें
मैं क्या करूंगी तो अपने बिल्ड करूंगी सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। अंडरस्टूड? यस और नो? क्लैरिटी है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी के साथ। अगर मैं और ज्यादा आगे चलूं तो मेरे पास जो थर्ड फीचर है ना, हमारा जो थर्ड फीचर है अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मैंडेटरी है, दैट्स माय कॉन्शियसनेस। व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस इन आवर एनवायरमेंट। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि हमारे पास अगर कोई भी तरह का चेंज हो रहा है, वी शुड बी एबल टू डिटेक्ट इट, है ना? बाहर ठंडी लगी, डिटेक्ट किया। बाहर से टेम्परेचर हाई हुआ, गर्मी बढ़ी, डिटेक्ट हुआ, है ना? मेरे आसपास में किसी ने मुझे टच किया, आई कैन डिटेक्ट दैट। तो वो जो प्रॉपर्टी है कि हमारे एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है उसको मैं डिटेक्ट कर पा रही हूँ, उसको मैं क्या बोल दूंगी? उसको मैं बोलूंगी कॉन्शियसनेस। एक चीज याद रखना, कॉन्शियसनेस जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या होती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है। व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस? दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, है ना? हम अकेले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खुद के बारे में इतना ज्यादा अवेयर है। समझे या नहीं समझे? अंडरस्टूड? यस, फाइन। तो इसी के साथ अब हम समझ चुके हैं कि इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इट्स मैंडेटरी कि उसके पास ये तीन प्रॉपर्टी हो या तीन फीचर हो। इट शुड बी मेड अप ऑफ सेल, इट शुड बी अंडरगोइंग ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड इट शुड हैव द कॉन्शियसनेस। इसके साथ मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे लिविंग होना है, मेरे अंदर ये प्रॉपर्टी, ये फीचर्स होना मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी के साथ। सबसे पहली चीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करोगे? मेरे माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टा, ये सब मेरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इनके साथ साथ मेरी फंगस, मेरे सारे प्लांट्स, मेरे सारे एनिमल्स, सारे के सारे मेरे क्या है? लिविंग है। अंडरस्टूड? पर मुझे एक बात बताओ, वायरसेस क्या लिविंग है या नहीं है ना? तो इसका आंसर ये है, वायरसेस जो है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर? बिकॉज दे आर एसेल्यूलर इन नेचर। वायरसेस कैसे होते हैं? एसेल्यूलर होते हैं। व्हाट इज एसेल्यूलर? मींस नॉन सेल्यूलर। दे आर नॉट मेड अप ऑफ कंप्लीट सेल, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और ऊपर प्रोटीन मिलता है, मतलब वो कंप्लीट सेल नहीं है। और हमने अभी पढ़ा कि लिविंग अगर किसी को भी होना है, इट्स मैंडेटरी दैट इट शुड बी मेड अप ऑफ सेल। यस और नो? तो क्योंकि ये मेरा सेल से नहीं बना है, राइट, इट्स नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अनदर थिंग, वायरसेस क्या करते हैं पता है? व्हेन दे आर प्रेजेंट, व्हाट यू कैन से, आउट ऑफ एनी होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना? मतलब कोई वायरस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कॉमन कोल्ड का वायरस है ना? बार बार वायरल फीवर आता है इस सीजन में, तो बहुत आता है ना? क्या होता है, अगर वायरस मेरे बॉडी से बाहर है तब वो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं करता, कुछ नहीं करता, कंप्लीट नॉन लिविंग की तरह रहता है। बट द मोमेंट योर वायरस एंटर्स इनटू योर बॉडी, दैट इज अ होस्ट बॉडी, इंस्टेंटली वो क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा किसके ऊपर? हमारे सेल के ऊपर। और फिर हमारे सेल से वो अपने हिसाब से मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाएगा। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है कि वायरसेस जो है वो खुद मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं कर रहे, they take control over our cells and then undergo the metabolic reactions। इसीलिए हम जो है वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर नहीं करते, ठीक है? और वायरस को हम कह देते हैं लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज कॉल्ड एज
link between living and not living. समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हम जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिस्कशन कर रहे हैं उसका पार्ट हमारा वायरस नहीं है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है। दैट स्टोरी इज अबाउट, यू नो वेरी वेल, इफ यू कैन रिमेम्बर योर क्लास 9, हमने जो है ये पढ़ा था कि अमीबा जैसे जो यूनिक सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है वो अपना फूड कैसे ले लेते हैं, अपना फूड कैसे कैप्चर करते हैं, सिंपली बाय डिफ्यूजन, है ना। हमारे अगर यूनिक सेल्यूलर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको जो भी लेना है वो सब कुछ किससे ले लेगा, सिंपल डिफ्यूजन से। क्या मेरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में डिफ्यूजन इनफ है, या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है? तो ध्यान से सुन। पहली चीज, अगर मैं एग्जांपल दे दूं अमीबा का, है ना, तो अमीबा तो मेरा कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट, इरेग्युलरली शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। अब अमीबा के केस में क्या हो जाता है, सराउंडिंग पूरा मेरा एनवायरमेंट है, तो मेरे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है, तो सिंपली अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरमेंट से क्या कर लेता है, फूड को अंदर ले लेता है ना, एंड दैट विल टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। अंडरस्टूड, दैट विल टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। पर वही चीज अगर मैं अपने बारे में डिस्कस करूं जो कि मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हूं, सो इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या हो जाएगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हमारे पास बहुत सारे सेल्स है। अगर तुम लोग मुझे देखोगे यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि मेरे केस में सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है, उसकी स्किन है जो कि मेरे एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है ना। फिजिकली मेरी बॉडी की मेजरली स्किन, हेयर, नेल्स यही है जो मेरे सराउंडिंग या फिर एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है, while I have n number of cells present within the body जो कि मेरे एनवायरमेंट या फिर सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं है। यस और नो, है ना। सो व्हाट हैपेंस कि जब हमारे पास ऐसा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे केस में all cells are not in direct contact with एनवायरमेंट और सराउंडिंग। समझे, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स एनवायरमेंट या फिर सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी का हर एक सेल एनवायरमेंट या सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं है। डिफ्यूजन, और आई कैन से सिंपल डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट मीट माय बॉडी रिक्वायरमेंट्स। अनदर थिंग, क्योंकि हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो वेरी हाई, है ना। हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड एज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, वो भी कैसी होगी, काफी ज्यादा हाई होगी। इतनी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट सिंपल डिफ्यूजन से फुलफिल नहीं हो सकती। अंडरस्टूड, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली, that in case of multicellular organisms, all cells are not in direct contact with the environment, as well as the requirement of energy is very high, and that's why simple diffusion से हम अपनी energy requirements को meet नहीं कर सकते। समझे या नहीं समझे, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। फाइन, क्लियर। अब इसके साथ हम सीधा जाते हैं अपने मेन कंटेंट पे जो कि है लाइफ प्रोसेसेस, है ना। यहाँ पे अब हमें क्या डिस्कस करना है, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, व्हाट एग्जैक्टली आर लाइफ प्रोसेसेस? हम लाइफ प्रोसेसेस इसको कहते हैं the processes which are mandatory for the survival of an living organism as they perform the
मेंटेनेंस जॉब ऑफ अवर बॉडी। वो प्रोसेसेस जो कि मेरे बॉडी का मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म कर रही है, अब सीधी बात है, जो मेरे बॉडी को मेंटेन कर रहा है वो प्रोसेसेस क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इनमें से अगर कोई भी प्रोसेस गड़बड़ाई, है ना, कि उसमें भी किसी में भी गड़बड़ हुई या कोई भी प्रोसेस जो है अगर ठीक से नहीं चली, अल्टीमेटली दिस विल लीड टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझे या नहीं समझे? अगर कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गई तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसान करे वैसा हो जाएगा। सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, है ना? तो सबसे पहले द प्रोसेसेस which perform the maintenance job of our body and are mandatory for our सर्वाइवल। समझे या नहीं समझे? वो प्रोसेसेस जो कि मैंडेटरी है हमारे सर्वाइवल के लिए और जो परफॉर्म करती है मेंटेनेंस जॉब ऑफ अवर बॉडी, इनको हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम मेजरली 4 लाइफ प्रोसेसेस का डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज न्यूट्रिशन, respiration, transportation, and excretion. Okay, so what exactly is nutrition? Nutrition क्या होता है ना? The process by which an organism takes the food and utilize it for what you can say its utilization by the body. तो मेरा nutrition क्या है? The process by which, है ना, ये हमारी लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है, by which organism take up the food, है ना, वो प्रोसेस जिससे मेरा ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को बॉडी के अंदर लेगा and its utilization of the body, और फिर बॉडी उस फूड को क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी। दिस इज माय न्यूट्रिशन। समझे या नहीं समझे? सेकंड क्या है मेरे पास? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मेरी वो प्रोसेस है इन विच द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू यूज द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेंगे और फिर ऑक्सीजन का यूज करेंगे इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज द एनर्जी। समझे? तो रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस by which oxygen is taken inside the body and it is used to break down food molecules and release एनर्जी। समझे या नहीं समझे? ये वो प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर हम उस ऑक्सीजन का यूज करेंगे टू ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स। अगर फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, यू नो वेरी वेल दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। अंडरस्टूड और नॉट? है ना? आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल थिंग्स। फिर मेरे पास आ जाता है अपना ट्रांसपोर्टेशन। बाय द वे, आज के लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे? हम कंप्लीट कर देंगे अपना बेसिक जो हमने निकाला, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, है। ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाता है? इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच माय फूड, ऑक्सीजन, वाटर, एवरीथिंग इज कैरीड थ्रू आउट द बॉडी, है ना। हमारे बॉडी में यू नो वेरी वेल ऑक्सीजन एंटर कहाँ से होता है? नोज से। फूड एंटर कहाँ से होता है? माउथ से। पर इन चीजों की रिक्वायरमेंट पूरे बॉडी को है, तो वो हर एक सेल तक पहुंचाने का काम इज डन बाय माय ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, है ना। कौन करता है? Transportation. And lastly, what we have is our excretion.
What is excretion? It's a process of removal प्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं अल्टीमेटली? यूरिनेशन। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो ये मेरी 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है जिसको हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? यस, से हाय। ओके, लेट्स मूव। अब फाइनली हम आगे बढ़ रहे हैं, और किसके साथ आगे बढ़ रहे हैं? विथ अवर मेन टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमने न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन ही पढ़ी थी और वही हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हमने यही डिस्कस किया था कि वो प्रोसेस जिससे फूड जो है बॉडी अपटेक करती है और फिर उस फूड का क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है बाय द बॉडी। सो दैट इज माय न्यूट्रिशन। सबसे पहले आ जाते हैं डायरेक्टली टू द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के डिस्कशन में ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइन, सबसे पहली चीज, न्यूट्रिशन को जो है हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले autotrophic and heterotrophic. What is autotrophic? है ना? When the organism is preparing their food by themselves. Okay, मतलब preparing food on themselves. Understood? So what is autotrophic nutrition? The mode of nutrition in which the organism prepare its food on their own. जो अपना फूड खुद बनाए उस न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब मेरा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक सबसे पहला है मेरे पास, फोटो ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकेंड है मेरे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक। व्हाट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक? फोटो ऑटोट्रॉफिक फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स फूड ऑन देयर ओन बाय फोटोसिंथेसिस, है ना? वो अपना फूड खुद तो बना ही रहे हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या है मेरे? ऑटोट्रॉफिक है। और वो अपना फूड खुद कैसे बना रहे हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ग्रीन प्लांट्स। यू नो वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? हमारे ग्रीन प्लांट्स। इनके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है मेरा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं। तो ये है मेरे फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। फिर मेरे पास है कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे क्या होगा? दैट ऑर्गेनिजम्स विल प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। हमारे जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सल्फेट है, फॉस्फेट है, उनको क्या कर दिया जाएगा? उनका ऑक्सीडेशन किया जाएगा। जब उनका ऑक्सीडेशन होगा, दे विल रिलीज द एनर्जी, और वो एनर्जी का यूज मेरे ये ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? टू मेक देयर ओन एटीपी। समझे या नहीं समझे? तो व्हाट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? यहाँ पे the mode of nutrition in which the organisms oxidize chemical compound to form energy for themselves. समझे या नहीं समझे? क्योंकि जब भी कोई भी केमिकल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिलीज द एनर्जी, और वही एनर्जी जो है वो लोग क्या कर लेंगे? यूटिलाइज कर लेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना? मेजोरिटी इसमें मेरे बैक्टीरिया ही आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक में। इसके साथ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की स्टोरी खत्म। अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की स्टोरी पे।
सबसे पहली चीज ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड बनाते हैं, है ना। हेटरोट्रॉफिक में मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। जैसे में हम ह्यूमंस, राइट, हम क्या होते हैं, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर या फिर और कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम अपने फूड के लिए, है ना। क्या हमारे केस में ये पॉसिबल है, धूप में बैठ गई, फोटोसिंथेसिस हो गया, खाना बन गया, इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट। इसीलिए हम क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द organisms depend on other organism for their food requirement। समझे या नहीं समझे, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म will depend on other organism for their food requirement, इसको हम बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब heterotrophic nutrition is again divided into my three types, and that is holozoic, parasitic and saprotrophic. What is holozoic mode of nutrition? The mode of nutrition in which the organism first ingest the food and then digest it within the body। मतलब इसमें क्या होगा, पहले मेरा फूड इंजेस्ट होगा बॉडी के अंदर एंड देन digested then digested within the body। समझे या नहीं समझे, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम पहले खाना खाएंगे, फिर हमारे खाने का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन थिंग विल टेक प्लेस within the body। समझे। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स में मेरे पास आ जाता है मेरा अमीबा, याद करो, मेरा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मेरा पैरामीशियम, मेरा चप्पल शेप वाला ऑर्गेनिज्म, है ना। एंड लास्ट है मेरे पास हम खुद, ह्यूमन। तो ये सब में हमें क्या दिखता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड है मेरे पास पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स हम किसको बोलेंगे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म depend on other organism for its food requirement without killing them। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है पर वो भी उसको किल किए बिना। मतलब इसमें हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो किल नहीं हो रहा है ना। देखो मैंने चेक किया कि रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप चेकिंग इट इन बिटवीन, राइट। सो यस, सो ये मेरा क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मुझे एक बात बताओ, है ना, लेट्स अज्यूम आज जो है मैंने मूंग खाए, तो क्या वो फिर मूंग जिंदा है? नहीं है, क्योंकि हमने उसको खा लिया है। यस और नो, राइट। बट ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन डेराइव तो कर रहा है बट विथआउट किलिंग देम। सो ऑर्गेनिज्म derive nutrition from other organism without killing them, उसको मारे बिना। इसका मस्त एग्जांपल दो, सबने देखी होगी जुई, है ना। लाइस, लाइस जो छोटे होते हैं तब बच्चों के हेड में, हेयर में हो जाती है, राइट। तो क्या करती है वो लाइस जो है वहां पे घूमती रहती है और उसकी वजह से डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होती है, इचिंग वगैरह आती है ना, स्कैल्प में इरिटेशन होती है। बट क्या वो लाइस हमें मार डालती है? नहीं, वो सिर्फ हमारे स्कैल्प से क्या ले रही है, अपना न्यूट्रिशन, है ना। फिर टिक्स एंड माइट्स जो हमें मंकीज के, डॉग्स के हेयर के ऊपर लगे हुए मिलते हैं, दे आर ऑल्सो पैरासाइटिक इन नेचर। लीच, पता है ना, लीच जो हमारे स्किन से ऐसे चिपक जाती है
है ना, और हमारा ब्लड सर्व करती है, सो दैट इज ऑल्सो एन पैरासाइटिक। और इससे भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं मैं, बेस्ट एग्जाम्पल, एंड दैट इज योर कस्क्यूटा, जो कि मेरा पैरासाइटिक प्लांट है। कस्क्यूटा पता है कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, नीचे मेरा ये कोई भी ट्री है, ले लो कि मैंगो ट्री है, उसके ऊपर ऐसे येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज माय पैरासाइटिक, जो कि है कस्क्यू। समझे या नहीं समझे, है ना? तो ये याद रखना, एन नंबर ऑफ टाइम्स ये फूड्स में आता है। कस्क्यूटा मेरा पैरासाइटिक प्लांट है। ध्यान रखना, ट्रू एंड फॉल्स में कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कस्क्यूटा इज अ पैरासाइटिक एनिमल, तो वो फॉल्स हो गया, क्योंकि कस्क्यूटा क्या है? मेरा पैरासाइटिक है। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल्स में कौन कौन है? लाइस है, टिक्स है, माइट्स, tapeworm, leech एंड वेरी इंपॉर्टेंट कस्क्यूटा, जो कि मेरा साइटिक प्लांट है। अंडरस्टूड? क्लियर? अब मेरे पास है लास्ट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि है सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट एग्जैक्टली सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? व्हेन organisms derive energy from dead and decaying matter। समझे? जो भी मेरे डेड या फिर डिकेइंग चीजें हैं, अगर उनमें से न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट कि इसमें क्या होगा कि मेरा जो डाइजेशन है दैट विल टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड देन द डाइजेस्टेड फूड विल बी टेकन इनसाइड द बॉडी। समझे? मतलब मेरा फूड जो है वो पहले ही क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है मेरी फंगस। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मेरी फंगस। क्या होता है? हमारी जो फंगस है वो सबसे पहले अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देती है ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, और उसका डाइजेशन करवा देती है, और फिर जो वो डाइजेस्टेड फूड है दैट विल बी टेकन इनसाइड द बॉडी। समझे? मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट डाइजेशन एंड देन इंजेशन। अंडरस्टूड? यस और नो? इसके साथ हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हुआ। याद रखना, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या अब हम आगे बढ़े? हम आगे बढ़ेंगे विद द फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमें क्या पढ़ना है? फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो, सबसे पहले अब हम आगे बढ़ रहे हैं विद द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें भी किसके साथ? फोटो ऑटोट्रॉफिक। ऑब्वियसली फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन बाय फोटोसिंथेसिस, है ना? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो है मेरा फोटो ऑटोट्रॉफिक, है ना? सिर्फ ऑटोट्रॉफिक नहीं, ये मेरा क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट एक्चुअली हम 10th लेवल पे कीमो ऑटोट्रॉफिक को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, है ना? तो ऑटोट्रॉफिक में हम जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक को ही डिटेल में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस, राइट? वी ऑल नो वेरी वेल, मुझे लगता है हम 5th 6th स्टैंडर्ड से फोटोसिंथेसिस पढ़ते हुए आए हैं। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है फोटोसिंथेसिस में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज फोटोसिंथेसिस, उसकी डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, और फोटोसिंथेसिस होता कैसे है और कहाँ होता है। सो ऑल सच थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रीफिंग करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सुनो, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कौन कौन? मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और मेरा वाटर रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ माय क्लोरोफिल एंड सनलाइट। किसके प्रेजेंस में काम करेगा वो? क्लोरोफिल एंड
सनलाइट के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म ग्लूकोज, ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट एंड अगेन वाटर। समझे या नहीं समझे, है ना? So the process in which carbon dioxide and water reacts in presence of chlorophyll and sunlight to form glucose, oxygen, glucose and oxygen, this is called as photosynthesis. इसको हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले और एक चीज का ध्यान रखना, ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी पूछी जाती है। दिस इज स्टार मार्क्ड क्वेश्चन कि 2 मार्क्स में इक्वेशन अलोंग विद द डेफिनेशन डेफिनेटली आ सकता है। ध्यान रखना 6CO2 है, 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 O2, है ना? यहाँ पे ध्यान रखना इट्स एक्चुअली 6O2 प्लस माई 6H2O। समझे या नहीं समझे? तो क्या है मेरे पास 6CO2 plus 12H2 in presence of chlorophyll and sunlight, it forms C6H12O6 glucose plus 6O2 plus 6H2O. Understood? Clear? है ना? तो ये मेरा इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। अब डिस्कस करते हैं कि हमारा फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है ना? तो हमारा जो मेजॉरिटी फोटोसिंथेसिस है वो होता है लीफ में। कहाँ होता है? लीफ में। तो ये है मेरे लीफ का एक सेक्शन। कैन यू सी लीफ के सेक्शन में ये मेरे पास क्या है? अपर एपिडर्मिस, जो कि है मेरी ऊपर की एपिडर्मिस। ये है मेरे पास अपनी लोअर एपिडर्मिस, क्योंकि ये मेरा डाइकॉट लीफ है ना? हमारे लोअर एपिडर्मिस पे हमें क्या दिखाया गया है? स्टोमेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मेरे दोनों एपिडर्मिस है उसके बीच में मेरे पास होंगे अपने मेसोफिल सेल्स। ये जो तुम लोगों को दिख रहे हैं सीधे 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 सेल्स, इनको हम कहते हैं पैलिसेड सेल्स। और ये जो स्पेस के साथ ओवल ओवल दिख रहे हैं, दिस इज माय स्पॉन्जी सेल्स। और इन दोनों को ही हम कंबाइनली कहते हैं मेसोफिल सेल्स। What do we mean by mesophyll cells? Mesophyll cells का मतलब होता है the cells which contain the chlorophyll in them। तो ये chlorophyll containing cells है। और mesophyll cells के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन डॉट्स, ये क्या है? मेरा क्लोरोप्लास्ट है। और क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में मेरा फोटोसिंथेसिस होगा। समझे? तो जब हम छोटे थे, है ना, तब हमारी सिचुएशन कैसी थी? Where does photosynthesis take place? Answer is leaf and the young stem। अब ऐसा नहीं है, you should know कि हमारे leaves में there is presence of mesophyll cells। mesophyll cells contain my chloroplast और chloroplast में actual photosynthesis हो रहा होता है। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं with the events of photosynthesis कि exactly photosynthesis की events कौन सी होती है। ओके, चलो, events of photosynthesis there are 3 events जिनको हमें पढ़ना है। ओके, सुनो कैसे होती है इवेंट्स, राइट? अगर मैं इवेंट्स की बात करूं, सबसे पहले यू विल हैव योर सन, राइट? और सन से मेरी जो सनलाइट है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? याद करो 9th में हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ा हुआ है ना? अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस है ना? 9th का वीडियो देख लेना, क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। जस्ट फॉर योर रिकॉल, तुम्हें पता है कि क्लोरोप्लास्ट में बाहर जो है उसकी आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन है। और अंदर मेरे पास ऐसे एक राउंड राउंड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं थाइलेकॉइड। और ये मेरा थाइलेकॉइड पूरा एक दूसरे के ऊपर क्या कर देता है? स्टैक कर देता है। और इसको हम क्या कह देते हैं? पूरे को ग्रेना। अंडरस्टूड? तो सबसे पहली चीज कि बहुत इंपॉर्टेंट है, that my light energy is going to be absorbed by the thylakoid और grana। तो मेरा सबसे पहला इवेंट क्या है? Absorption of light energy by my
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्योंकि ये थाइलेकोइड के अंदर ही मेरा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फाइन। फिर क्या होगा, जैसे ही ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना, वो कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। और इसी प्रोसेस के टाइम पे मेरा O2 रिलीज होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ माय वाटर मॉलिक्यूल। समझे? तो क्या होगा सेकेंड, conversion of light energy into chemical energy and breakdown of water into hydrogen and oxygen. एंड फाइनली ये जो मेरी केमिकल एनर्जी है वो मेरी एक स्पेशल टाइप ऑफ साइकिल चलाती है जो होती है मेरे स्ट्रोमा में, है ना। और उससे क्या बन जाता है, मेरा ग्लूकोज बनता है। तो बेसिकली ग्लूकोज कैसे बनता है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो थर्ड मेरा इवेंट हो जाता है reduction of carbon dioxide to form carbohydrates like my glucose। तो ये मेरे तीन इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, है ना। क्या है मेरे तीन इवेंट्स फोटोसिंथेसिस के? सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एक मिनट हम वापस से पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय माय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सेकेंड, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू chemical energy and splitting of my water into hydrogen and oxygen. Third है reduction of carbon dioxide into my carbohydrates. Understood? तो ये है मेरे 3 events of the photosynthesis। एक चीज का ध्यान रखना, ये इवेंट्स को हम एक्चुअली लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में डिवाइड करते हैं। ओके, सो अभी हमारे लिए 10th के लेवल पे इट्स नॉट रिक्वायर्ड, और वैसे भी हमारा वन शॉट है, राइट। तो मैं उसको कवर अभी नहीं करूंगी, बट यस इफ यू नीड दैट यू कैन ऑलवेज लुक आफ्टर द अदर व्हाट यू कैन से अदर वीडियोस व्हिच आर कमिंग। फाइन, चलो। तो इसके साथ मेरा फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स क्या हो गए, खत्म हो गए। चलो, अब मेरे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, पर उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली है। इक्वेशन याद करो और बताओ कौन से रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होंगे। CO2 चाहिए, चाहिए। वाटर, यस। क्लोरोफिल, हाँ। सनलाइट, हाँ, है ना। और इसके अलावा हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। So, first and foremost, we need to cover this part, that is raw materials of photosynthesis. तो अगर फोटोसिंथेसिस की रॉ मटेरियल की बात करूं, सबसे पहले है मेरे पास वाटर। वाटर कैसे लेते हैं मेरे प्लांट्स, हम सभी को पता है, फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स, हाँ या ना। पानी का वही सोर्स है, यू नो वेरी वेल। हम इसीलिए तो प्लांट्स को वाटर कहाँ देते हैं, सॉइल में देते हैं, है ना। प्लांट्स के ऊपर नहीं डालते हैं पानी, क्या करते हैं, प्लांट्स की सॉइल में पानी डालते हैं। क्योंकि वो जो है पानी कहाँ से लेते हैं, वो पानी लेते हैं फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। और रूट्स के अंदर से फिर मेरे पूरे प्लांट बॉडी में क्या होता है, जाइलम, विच इज माय वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। समझे? सो हाउ इज वाटर टेकन अप बाय द प्लांट्स, तो इट इज टेकन अप एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सॉइल से मेरे रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर मेरे पास सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेंगे, ऑब्वियसली फ्रॉम द एटमोस्फियर। पर वहां से आने के लिए इनके पास क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्टोरी हम डिटेल में कर रहे हैं वंस वी कंप्लीट दिस सम, ठीक है। सनलाइट, सनलाइट का सोर्स क्या है, ऑब्वियसली मेरा सन है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमने अभी ही पढ़ा कि हमारे लीव्स के मेसोफिल सेल्स में क्लोरोफिल हमेशा प्रेजेंट होता है। समझे या नहीं समझे? एंड लास्ट है मेरे पास न्यूट्रिएंट्स। मुझे जो है अलग अलग मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। मुझे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सब कुछ चाहिए। वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब इसमें एक चीज सुनो, इसमें नाइट्रोजन की स्टोरी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ N, है ना। N2 क्या होता है मेरा, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो यूजेबल नहीं है।
उसका यूज ना तो ह्यूमंस, ना तो और कोई एनिमल, ना तो प्लांट्स कर पाते हैं। इसीलिए इस नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू आइदर नाइट्रेट और नाइट्राइट, फिर ही वो यूजेबल हो पाता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, लाइक माई राइजोबियम, है ना। कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि मेरे लेग्यूम्स के रूट में देखने को मिलता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। समझे या नहीं समझे? डन। तो ये है मेरे न्यूट्रिएंट्स। अब याद करो, हमने डिस्कस किया था CO2 कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ स्टोमैटा। अब उसकी स्टोरी हमें करनी है। अगर हम स्टोमेटा की बात करें, व्हाट एग्जैक्टली इज स्टोमेटा? स्टोमेटा है मेरे टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। हमारे लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की अगर मैं डिस्कशन करूं, हमारे स्टोमेटा के केस में सबसे पहले, राइट, यू विल फाइंड दिस आउट कि उसके पास दो बीन शेप के, किडनी शेप या बीन शेप के सेल्स है, जिनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोल देंगे अपने गार्ड सेल्स, राइट। गार्ड सेल्स में हमारे पास ये जो बीच में पोर बना, इसको हम बोलेंगे स्टोमैटल पोर। ये क्या है? मेरा स्टोमैटल पोर है, फाइन। और इसके पास जो ये बाहर के मेरे सेल्स है, इन सेल्स को मैं बोलूंगी सब्सिडरी सेल्स। क्या बोलूंगी इनको मैं? सब्सिडरी सेल्स। समझे या नहीं समझे? तो ये पूरे एपरेटस को हम बोलेंगे स्टोमेटल एपरेटस। ध्यान रखना, स्टोमेटल एपरेटस का डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन। ये स्टोमाटा एग्जैक्टली काम कैसे करता है, सुनो, है ना। इसके लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, दिस इज माई स्टोमाटा, दिस इज ओपन। अगर ये पोर ऐसे क्लोज हो गया तो क्लोज, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज। तो बेसिकली ये जो स्टोमेटा पोर है, उस opening as well as closing is regulated by my guard cells. Opening and closing कौन रेगुलेट करता है? उसका गार्ड सेल्स। समझे? अब गार्ड सेल्स ओपन क्लोज कैसे होंगे? बाय द वाटर। व्हाट हैपेंस जब भी H2O, है ना, पानी मेरे गार्ड सेल में भर जाएगा, तो मेरे गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगा उनका, एंड दैट लीड्स टू टर्जीड सेल। तब मेरा जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एंड व्हेन माय H2O मूव्स आउट, तो मेरे सेल्स कैसे हो जाएंगे? गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, और वो श्रिंकेज की वजह से मेरा स्टोमेटल पोर कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा कब ओपन होगा? व्हेन द गार्ड सेल्स आर फिल्ड विद द वाटर एंड दे विल अंडरगो स्वेलिंग और दे बिकम रिजिड। मेरा स्टोमेटल पोर क्या? ओपन। कब क्लोज हो जाएगा? व्हेन H2O मूव्स आउट द गार्ड सेल्स। सो मेरे गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे? फ्लैसिड हो जाएंगे, एंड देयर विल बी क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। समझे या नहीं समझे? है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का सबसे पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। हमारे प्लांट्स में CO2 को अंदर लाना और O2 को एनवायरमेंट में रिलीज करना, ये काम कौन करेगा? हमारा स्टोमैटा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसपीरेशन। क्या है ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये मेरा ट्रांसपीरेशन है, वो भी मेरा स्टोमेटा के थ्रू होता है। मतलब अगर मेरे बॉडी में कोई भी एक्सेस पानी है, या फिर एक्सेस ना हो के भी पानी जो मेरा इवेपोरेट होता है फ्रॉम द प्लांट्स, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वो मेरे स्टोमेटा से होता है। एंड लास्टली दिस ऑल्सो लीड्स टू टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन स्टोमाटा। हमें उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन में एक्सचेंज ऑफ O2 CO2, what you can say, regulates transpiration and also regulates your temperature. ठीक है। Finally, last topic about
अवर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना, प्लांट्स न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस का हमारे पास एक लास्ट छोटू सा टॉपिक है, राइट। अगेन क्या है वो, वाई डू डेजर्ट प्लांट्स ओपन द स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट टाइम। सुनो, हमारे पास डेजर्ट के प्लांट्स है बहुत सारे, जैसे कि एग्जांपल हो गया मेरा ओपनशिया, है ना। ये जो मेरे डेजर्ट प्लांट्स है उनके केस में स्टोमाटा डे टाइम में ओपन ना होके रात को ओपन होता है। ये डेजर्ट प्लांट्स ऐसा करते होंगे, there is only one reason behind it and that is to prevent the water loss। हो सके उतना ट्रांसपीरेशन उनको क्या करना है, कम करना है। यू नो वेरी वेल वो ऑलरेडी कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं मेरे बेचारे ये डेजर्ट प्लांट्स, मेरे बेचारे डेजर्ट प्लांट्स रह रहे हैं इन माय डेजर्ट, जहाँ पे पानी की कमी है ना। अगर दिन में स्टोमाटा खोला, वो तो स्टोमाटा ओपन कर रहे हैं O2CO2 के एक्सचेंज के लिए, और O2CO2 के एक्सचेंज के साथ साथ और क्या हो जाता है, उसके साथ साथ मेरा वाटर भी तो ट्रांसपायर होता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए मेरे जो डेजर्ट प्लांट्स है वो रात को स्टोमाटा ओपन करते हैं और क्या करेंगे, नाइट टाइम में CO2 को जो है एक्यूमुलेट कर लेंगे अपने अंदर और उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू स्टेबल कंपाउंड, है ना। जनरली दे फॉर्म मैलिक एसिड, समझे। और फिर ये स्टेबल कंपाउंड से डे टाइम में वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, समझे। तो डेजर्ट प्लांट्स में क्या है अपना अडेप्टेशन। और दूसरी चीज, दे ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, उनके पास काफी ज्यादा थिक क्यूटिकल होती है। थिक क्यूटिकल से क्या होगा, हमारा जो वाटर का ट्रांसपिरेशन है वो कम होगा, समझे या नहीं समझे, है ना। तो थिक क्यूटिकल से वाटर का ट्रांसपिरेशन रिड्यूस, एंड देन व्हाट विल हैपन कि हमारा जो व्हाट यू कैन से डेजर्ट प्लांट्स है, राइट, वो क्या करेंगे, रात को स्टोमाटा ओपन करेंगे, O2CO2 एक्सचेंज कर लिया, CO2 को अपने अंदर लेके एक स्टेबल कंपाउंड बना के उसको क्या कर दिया उन्होंने, रख लिया। अब डे टाइम में इस CO2 से वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस चलाएंगे ताकि उनको डे टाइम में स्टोमाटा ओपन करना ना पड़े और वो अपने वाटर के लॉस को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। अंडरस्टूड, यस और नो, है ना। अगर हमें इतना समझ आया है तो हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या हो गया है, खत्म। समझे या नहीं समझे, यहां तक कोई भी डाउट है मेरे बच्चों, प्लीज डू लेट मी नो। यस students, so we are moving ahead with our nutrition in animals, है ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अब कोई भी डाउट नहीं होगा, आई होप। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं विद द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो इफ वी मूव अहेड विद द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, पहली चीज स्पेसिफिकली एनिमल्स न्यूट्रिशन में हम डील कर रहे हैं विद द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। हम सारे न्यूट्रिशन का डिस्कशन नहीं कर रहे, यू नो वेरी वेल, हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में उसका बेसिक पढ़ लिया था। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मेरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलो आगे बढ़ते हैं विद द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं, ठीक है, तो उसमें मेरे 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। याद करो क्या था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बाय द वे हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज फर्स्ट इंजेस्टेड इनटू द बॉडी एंड देन इट इज डाइजेस्टेड विद इन द बॉडी, यस और नो। तो उसमें जो है मेरे पास 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है मेरा इंजेशन, सबसे पहला है मेरा इंजेशन, फिर क्या होगा मेरा फूड का डाइजेशन, फिर होगा मेरा एब्जॉर्प्शन, फिर होगा एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो हमारी स्टोरी को। व्हाट एग्जैक्टली इज इंजेशन, इंजेशन क्या होगा, हमारा जो फूड है
माउथ की हेल्प से बॉडी के अंदर एंटर होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज इंजेशन. फाइन. आफ्टर इंजेशन व्हाट विल हैपन? इंजेशन के बाद हमारी स्टोरी में है डाइजेशन. हमने जो फूड खाया है वो कॉम्प्लेक्स है, सो कन्वर्जन ऑफ complex food molecule into simple absorbable forms is called as my digestion. Finally ये जो digested food है it will be absorbed by my villi, है ना, हमारे small intestine में villi होती है जो कि मेरे digested food का क्या करती है, absorption करती है ताकि वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच सके. Then what we have is our assimilation, that is utilization of the absorbed by the body. बॉडी जो है यूटिलाइज कैसे करेगी एब्जॉर्ब फूड का? फॉर एनर्जी, फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर रिपेयर, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. तो ये जो यूटिलाइजेशन हो रहा है एब्जॉर्ब फूड का उसको हम बोल देंगे assimilation. And lastly what we have is our egestion, the removal of undigested food from the body. समझे? तो हमारा जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके हमारे पास कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप्स है एंड दे आर माय ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. समझे? अब हमें जो है सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ना है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो कि होलोजोइक दिखाते हैं. फाइन. उसमें हम पढ़ेंगे अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमन बींग्स. तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले विद द न्यूट्रिशन इन अमीबा. चलो, अब ये है मेरा न्यूट्रिशन इन अमीबा. अब अमीबा के न्यूट्रिशन में क्या होगा, है ना, सुनो ध्यान से. In case of nutrition in amoeba, you know first and foremost thing that amoeba is irregularly shaped organism. amoeba जो है वो हमारा यूनिसेल्यूलर होता है और इरेग्युलर शेप का होता है, उसका कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड शेप नहीं होता है ना. एंड दैट्स व्हाई व्हाट यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर इज दैट कि मेरे पास मैंने कुछ एक इरेग्युलर शेप का ऑर्गेनिज्म बनाया है जो कि है मेरा अमीबा. और व्हेनेवर फॉर एग्जांपल ये मेरा अमीबा है और समझो ये है मेरा फूड पार्टिकल. जब भी अमीबा के पास फूड पार्टिकल आता है अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया. तो देखो ये है मेरा अमीबा, ये है मेरा फूड पार्टिकल. जैसे ही मेरा फूड पार्टिकल उसके नजदीक आया अमीबा ने अपने बॉडी में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए जिनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलेंगे. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब है फीट. राइट. तो यहाँ पे हमें जो है फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया देखने को मिलेगा. ये जो स्यूडोपोडिया है वो मेरे फूड को क्या कर रहा है, अपने दे रहा है. एंड माय बेसिकली माय बोथ द स्यूडोपोडिया है ना, ये जो दो स्यूडोपोडिया बने हैं वो दोनों स्यूडोपोडिया क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, हमारा फूड वैक्यूऑल फॉर्म करेंगे. समझे? अब ये फूड वैक्यूऑल के अंदर मेरे n नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल बी रिलीज्ड. डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर देंगे, ये फूड का डाइजेशन. कैन यू सी, फूड डाइजेस्ट हो गया और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया. Now this food will be absorbed by my cell. Understood? अब फिर जो बचा हुआ फूड है वो मेरा क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा. ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है that will move out of the body through any cell surface by diffusion. किससे निकलेगा, डिफ्यूजन से. सेल सरफेस से अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, बाहर. समझे? तो दिस इज माय न्यूट्रिशन इन अमीबा. याद रखना ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. एन नंबर ऑफ बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बार 3 मार्कर 4 मार्कर में पूछा जाता है अलोंग विद द डायग्राम. सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका डायग्राम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइन. सो व्हाट एग्जैक्ट इज द स्टोरी ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा जो है वो मेरा इरेग्युलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेल्युलर है, मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है. Whenever a food comes close to it, amoeba forms finger-like projections which are called as pseudopodia.
Pseudopodia के थ्रू जो हमारा फूड पार्टिकल है that will be taken inside the body and then this pseudopodias will merge ताकि मेरा फूड पार्टिकल कंप्लीट अंदर आ जाए and this is called as my food vacuole. फूड वैक्यूल के अंदर हमने क्या किया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर दिया so that digestion of food can take place. Finally the digested food will be absorbed, or you can say it will be diffused into the cell, and the remaining undigested particles will move out of the cell through diffusion across the cell surface. सेल के सरफेस से डिफ्यूजन होके मेरा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाए. कोई डाउट, एनीथिंग? ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इसके साथ मेरा न्यूट्रिशन इन अमीबा खत्म हो गया. याद करो हमारे पास अमीबा का भाई भी तो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैरामीशियम, है ना. अगर मैं पैरामीशियम की स्टोरी करूं, इसमें एक छोटू सी स्टोरी है जो हमें कवर करनी है, और तो ये है कि पैरामीशियम में ध्यान से सुनना क्या होगा. फाइन. सो इन केस ऑफ पैरामीशियम व्हाट विल हैपन, पैरामीशियम एक तो होता है मस्त चप्पल शेप का, कैन यू सी, एक स्पेसिफिक उसका शेप है, राइट. और इसके पूरे बॉडी सरफेस पे हंड्रेड्स ऑफ सीलिया लगे हुए हैं, बहुत सारे क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, सीलिया लगे हुए होते हैं. अंडरस्टूड. होगा क्या इसमें, यहाँ पे ये मेरा अमीबा की तरह नहीं है कि जिसका कोई शेप ही ना हो, जहां इच्छा हुई वहां से स्यूडोपोडिया बना देगा, है ना. इसका तो स्पेसिफिक शेप है, इसीलिए इसके पास एक स्पेसिफिक जगह है ये वाली, जिसको हम बोलेंगे ओरल ग्रूव. समझे. और से ही हम उसका जो खाना है वो अंदर आने देगा. फाइन. अब मेरा जो फूड है वो तो कहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है ना. अब फूड पार्टिकल को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ओरल ग्रूव तक जाना पड़ेगा, तभी वो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जा सकता है. अंडरस्टूड. तभी उसका इंजेक्शन होगा. सो फॉर दिस योर पैरामीशियम कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, सीलिया है उसके बॉडी पे, और ये जो सीलिया है वो इस तरीके से मूवमेंट करेंगे कि ये जो फूड है वो मेरे ओरल ग्रूव तक पहुंच सके. समझे या नहीं समझे, है ना. द हंड्रेड्स ऑफ सीलिया विल अंडरगो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, वो इस तरीके से मूवमेंट करेंगे कि हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली ओरल ग्रूव तक पहुंच जाए, और ओरल ग्रूव से मेरा जो फूड है दैट विल मूव इनसाइड, और अंदर फिर जो है उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अगेन जो है एक और ओपनिंग से निकल जाएगा. समझे या नहीं समझे. अमीबा में स्यूडोपोडिया बनता है, पर पैरामीशियम क्योंकि वो भले यूनिसेल्युलर है बट उसका फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से उसके पास एक स्पेसिफिक साइट है, ओरल ग्रूव, वहीं से हमारा जो फूड है वो अंदर आ सकता है. समझे या नहीं समझे. अंडरस्टूड. क्लियर. ठीक है. फिर उसका डाइजेशन होगा एंड द फूड, डाइजेस्टेड फूड विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द पैरामीशियम. अंडरस्टूड. इसके साथ मेरा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी खत्म हो गया. अब हमारे पास स्टोरी में क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यूमन बीइंग्स के न्यूट्रिशन का डायग्राम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी नीड टू यूज व्हाइट वन. हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारी बकल कैविटी, है ना, जिसको हम क्या कह देते हैं, माउथ. वहीं से जो है हमारी पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है. लेट्स टेक सम अदर कलर, ये ले लेते हैं. फाइन. बकल कैविटी के बाद एक कॉमन ओपनिंग आती है जिसको हम क्या बोलेंगे, फेरिंग्स. फेरिंग्स से मेरे पास जो है क्या आ जाएगी, इसोफेगस. क्या आ जाएगा मेरे पास, इसोफेगस, राइट, जो कि इसको हम क्या बोल देते हैं, फूड पाइप. मैं ये सिर्फ एक बेसिक करवा रही हूं, फिर हम एक ऑर्गन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फिर ये क्या है मेरा, स्टमक, है ना. स्टमक के साथ हमें जो है कुछ ग्लैंड्स दिखते हैं, राइट, मतलब स्टमक के साइड में होते हैं. फाइन. उनका सिक्रीशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है.
दिस इज माय लीवर, राइट। लीवर के पास मुझे दूसरा क्या दिखेगा, गॉल ब्लैडर दिखेगा। यहाँ पे है मेरे पास पेनक्रियाज। ये जो मुझे बाहर की तरफ दिख रही है वो है मेरी लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर है मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। मेरी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पोर्शन इज माय रेक्टम, जो कि फाइनली ओपन होता है इनटू द एनस। समझे या नहीं समझे? तो ये क्या है हमारा, दिस इज अवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ये हमने पार्ट्स को लेबल कर लिया। याद रखना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम भी आता है एज वेल एज कुछ लेबलिंग्स भी आ सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक, ठीक है। इसीलिए मैंने सब वाला ही डायग्राम यहाँ पे दिया है, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है विथ योर एनसीईआरटी। फाइन, चलो हमें क्या करना है, ह्यूमन के न्यूट्रिशन में वन बाय वन एंटर होना है, उसकी सारी डिटेलिंग हमें करनी है। तो सबसे पहले ह्यूमन का न्यूट्रिशन कहाँ से शुरू होगा, वो शुरू होगा बक्कल कैविटी से। कहाँ से शुरू होगा, बक्कल कैविटी से। यस और नो, है ना। पहले एक ब्रीफ स्टोरी सुन लो यहाँ पे। What is my brief story? बेसिकली हमारा जो ह्यूमंस का न्यूट्रिशन है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। पहला है मेरा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है मेरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माय दोस पार्ट्स थ्रू विच माय फूड एक्चुअली पासिस, है ना। मेरे वो ऑर्गन्स और वो पार्ट्स जिसमें से मेरा फूड एक्चुअली पास हो रहा है, उसको मैं बोलूंगी एलिमेंट्री कैनाल। एंड मेरे वो पार्ट्स, मेरे वो ऑर्गन्स जिसमें से मेरा फूड पास नहीं हो रहा, पर वो अपने सिक्रीशंस जो है दे रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, इनको मैं बोलूंगी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आ जाएगा मेरा, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन आएंगे, मेरे सलाइवरी ग्लैंड्स, मेरा लीवर, मेरा पैनक्रियाज, ये सब हो गए मेरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। समझे, अंडरस्टूड। सो माय डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल and my digestive glands. Alimentary canal consists of parts through which my food passes during the digestion. Esophagus, small intestine, large intestine, stomach, ठीक है। While digestive glands are my glands from which food does not pass, but it actually releases the certain secretions that helps in the digestion of the food. फाइन, जैसे कि मेरा लीवर है, पैनक्रियाज है, मेरे सलाइवरी ग्लैंड्स। फाइन, अब सुनो ध्यान से। अब हम सीधा एक्चुअल मेन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या होगी, कैविटी, जिसको हम माउथ भी कहते हैं। बकल कैविटी इज मेजरली हैविंग थ्री थिंग्स इन इट, और कैसे थ्री स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी। कौन से होते हैं वो, मेरे टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन से तीन है, टीथ है, टंग है और मेरे सैलिवरी ग्लैंड्स है। ध्यान से देखो, सबसे पहले है मेरे पास टीथ, है ना। अगर मैं टीथ का डिस्कशन करूं, सबसे पहले यू नो वेरी वेल टीथ का मेन काम क्या होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। यस और नो, टीथ का मेन काम क्या है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। हम सभी को पता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्पल खाया, एप्पल जो है सबसे पहले चबाने का काम कौन करेगा, मेरा टीथ करेगा, तभी मेरा जो एप्पल है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा एंड देन आई विल बी एबल टू दैट फूड, जो कि मेरा डाइजेस्ट, व्हाट यू कैन से, मेरा जो च्यूड फूड है फिर वही जो है मेरा इसोफेगस में एंटर होगा, है ना। वरना इतना बड़ा, राइट, इतना सिवियरली बड़ा मेरा एप्पल जो है वो सीधा इसोफेगस में जा ही नहीं सकता। समझे या नहीं समझे। तो टीथ का काम क्या है, chewing and grinding of the food. Understood? Clear? क्या होगा उसके बाद, जैसे ही मेरी स्टोरी जो है टीथ में च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग हम समझ लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीथ के कुछ कैरेक्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर जो टीथ का है वो है डाइफायोडोंट। क्या है वो, डाइफायोडोंट। व्हाट इज डाइफायोडोंट,
that in the life of a human, two sets of teeth are produced. फर्स्ट इज मिल्क टीथ एंड सेकेंड इज परमानेंट टीथ. हम सबको पता है कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे पहले दूध के दांत है ना, मिल्क टीथ आते हैं. फिर वो जो है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 इयर्स की एज में गिरना शुरू होते हैं. फिर उसके बाद आते हैं मेरे परमानेंट टीथ. फाइन. हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं नंबर में, वाइल हमारे जो परमानेंट टीथ है वो कितने होते हैं? 32. सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेरा थीकोडोंट. व्हाट इज थीकोडोंट? दैट माय टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन. ये मेरा जॉ बोन है और उसके अंदर जो सॉकेट्स है उसके अंदर मेरा टीथ क्या होता है? एम्बेडेड होता है. एंड लास्ट जो मेरे पास है वो है हीटरोडोंट. लास्ट क्या है मेरे पास? हीटरोडोंट. अब ये हीटरोडोंट में क्या होगा? जब मैं बोल रही हूँ हीटरोडोंट, मतलब दैट इन माय जॉ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. हमारे जॉ में अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर माय इंसिजर, जो मेरे सबसे आगे होते हैं. फिर मेरे पास क्या होता है? केनाइन. फिर होते हैं मेरे पास प्रीमोलार एंड लास्टली वी हैव द मोलार. समझे या नहीं समझे? तो मेरा ये जो जॉ है उसमें सारे के सारे टीथ सेम है क्या? नहीं है. इंस्टेड हमारा जो जॉ है वो अलग अलग टाइप के टीथ से बना हुआ है एंड दैट इज माय इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. और इसीलिए मेरा डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 5 2 1 2 3. ठीक है, समझे या नहीं समझे? तो ये है था अबाउट द टीथ. अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि एनसीईआरटी में मोर टू नो में दी हुई है वो है डेंटल कैरीज या फिर टूथ प्लेक, टूथ की कैरीज, है ना. अगर मैं उसकी बात करूं, छोटी सी स्टोरी सुन लो, दैट्स मोर देन इनफ. व्हाट हैपेंस, मेनी अ टाइम्स हम जितना भी शुगरी फूड खाते हैं, है ना. अब शुगरी फूड मतलब डायरेक्ट शक्कर नहीं होता, राइट. अगर हम कुछ फ्रूट्स भी खा रहे हैं, दे ऑल्सो कंटेन द शुगर इन देम. फाइन. हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है दे आर ऑल्सो अल्टीमेटली शुगर्स. सो बेसिकली हम जितना भी फूड खाते हैं उसमें जो शुगर कंटेनिंग फूड है वो मेरे टीथ में जो स्पेसिस है उसमें क्या हो जाता है? जम जाता है ना. जब ये फूड मेरे उस स्पेसिस में जम जाता है तब क्या होगा? ये जो फूड जमा हुआ है उसके ऊपर बैक्टीरियाज ग्रो करना शुरू होंगे, क्योंकि ये बैक्टीरियाज जो फूड है वो मेरा वहीं पे रह रहा है ना. स्पेसिफिकली रात के टाइम पे ज्यादा जो है हमारे बैक्टीरियाज उस फूड के ऊपर ग्रो हो जाते हैं. जब मेरे बैक्टीरियाज उसके ऊपर ग्रो हो जाते हैं, दिस फॉर्म्स द प्लेक. प्लेक की वजह से मेरी जो सलाइवा है वो मेरे वो टीथ को जो है क्लीन नहीं कर पाती. अदरवाइज जनरली हमारी जो सलाइवा है वो हमारे टीथ को क्लीन रखती है और डेंटल कैविटी से बचाती है. और जब ऐसे फूड बैठ जाता है, मतलब फूड वहीं पे जम जाता है, उसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, जो है वो क्या करता है? रिजल्ट करता है इनटू द प्लेक. अंडरस्टूड. और ये जो प्लेक है उसकी वजह से सलाइवा उस एरिया को क्लीन नहीं कर पाती, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती एंड दैट लीड्स टू माय कैविटी. अगर मेरी डेंटल कैविटी ज्यादा बढ़ गई देन इट कैन इवन लीड टू द इंफेक्शन एज वेल एज इंफ्लामेशन, जिसके बाद हमें सीवियर टूथ पेन होता है. समझे या नहीं समझे? है ना. तो ये एक छोटी सी स्टोरी है अबाउट डेंटल कैरीज. ठीक है, चलो इसके साथ हमारे टीथ की स्टोरी क्या हो गई? कंप्लीट. टीथ के आगे हमारे पास क्या है? टंग, है ना. टंग के बारे में हमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. मैं अपना सिंपल टंग को कंप्लीट करूं. सबसे पहले इट इज माय मस्क्यूलर ऑर्गन. क्या है वो? मस्क्यूलर ऑर्गन है. और ये जो मेरा ऑर्गन है वो मेरी बुकल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड है बाय फ्रेन्यूलम. ठीक है, फ्रेन्यूलम से वो अटैच्ड होता है. टंग का क्या काम है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, टू मिक्स फूड विद द सलाइवा. वो क्या करता है? फूड को मिक्स करता है विद सलाइवा. तो ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है टंग का. Second very important function done by our tongue is our sensation of taste, right? Because it shows the presence of taste buds on them. हमारे टंग के पास क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें टेस्ट सेंसेशन देते हैं. फाइन, क्लियर.
तो टंग की स्टोरी छोटू सी है कि वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि मेरे बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड है फ्रेन्यूलम की हेल्प से। फाइन। एंड मेरी जो टंग है उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? दैट इज टू मिक्स अवर फूड विद द सलाइवा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू हैव द टेस्ट सेंसेशंस, क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स लगे हुए होते हैं। एंड लास्टली इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग, है ना। अगर मेरे पास टंग नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि हमें बोलने में जो है टंग काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। तो ये स्टोरी है हमारे टंग की। फाइन, क्लियर। चल, अब हम आगे बढ़ते हैं। टंग के बाद मेरे पास क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स। सी, वी हैव जनरली 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके नेम्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दे आर माय पैरोटिड, माय मैंडिब्यूलर, या फिर हम उसको सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स कहते हैं, है ना, एंड माय सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो ऐसे मेरे 3 तरीके के सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और ये ग्लैंड्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं? मेरा सलाइवा। तो सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? टू प्रोड्यूस द सलाइवा। अब अगर मैं सलाइवा का डिस्कशन करूं, मेरी जो सलाइवा है वो कंटेन करती है एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, या फिर इसको हम कह देते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं हम इसको? टाइलिन। सैलिवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। ये जो सैलिवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन है उसका काम है टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इसका काम क्या है? टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारी जो शुगर है, उसका डाइजेशन हमारा माउथ में ही शुरू हो जाता। फाइन। अब सुनो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी सलाइवा में दूसरी चीज होती है लाइसोजाइम्स। ये जो मेरे लाइसोजाइम्स है, इनका काम है टू किल द बैक्टीरियाज या फिर टू किल द माइक्रोब्स। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसके साथ ऑब्वियसली अच्छे खासे माइक्रोब्स भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो उसको रेगुलेट करने का जो काम है, उसको हटाने का काम, उसको मारने का काम जो है वो मेरे सलाइवा में प्रेजेंट लाइसोजाइम्स करेंगे। फाइन। So this was your salivary glands which produces saliva. Saliva contains enzyme salivary amylase जिसको हम टाइलिन कहते हैं, जो कन्वर्ट करता है मेरे कॉम्प्लेक्स स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर्स। एंड दे आल्सो कंटेन द लाइसोजाइम्स, है ना। सलाइवा में लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि मेरे माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। फाइन। फिर मेरे पास सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद डायरेक्ट मैं कहा जाऊंगी? फेरिंग्स में। अगर मैं फेरिंग्स की बात करूं, एक लाइन तुम लोगों के लिए मोर देन इनफ है, एंड इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, मेरी एयर जो है वो कहां से? नोज से, नेसल पैसेज से आएगी। फूड जो है वो बकल कैविटी से आएगा। देयर इज वन स्पेस और यू कैन से वन स्ट्रक्चर, वन रीजन इन विच मेरा फूड एज वेल एज मेरी एयर दोनों ही पास होते हैं। And what structure is my pharynx? तो एक ही लाइन है, it's a common passage for food and air. अब अगर मैं आगे निकलूं, मेरे पास क्या है? इसोफेगस। अब फेरिंग्स से इसोफेगस में फूड कैसे जाएगा समझो, है ना। फेरिंग्स कॉमन पैसेज था, वहां से एक बनेगी मेरी ट्रैकिया जो कि क्या है? मेरी विंड पाइप, और दूसरी ट्यूब क्या है? मेरी फूड पाइप, जिसको मैं बोल रही हूँ इसोफेगस। समझे या नहीं समझे, है ना। सुनो, एयर तो ऐसी चीज है जो कि मेरा कॉन्स्टेंटली जाती ही रह रही है, मीन्स इट शुड बी ओपन ऑलवेज, राइट। तो ये जो मेरा ट्रैकिया होता है ना, उसका फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। फाइन। यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा जिसको हम बोलेंगे एपिग्लॉटिस। फाइन। एपिग्लॉटिस जो है वो हमेशा ऐसे ओपन ही होता है, बट व्हेन यू आर ईटिंग द फूड, जब हम खाना खा रहे हैं तब एपिग्लॉटिस ऐसे ग्लॉटिस को क्या कर देगा? कवर कर देगा, ताकि मेरा जो खाना है वो विंड पाइप में ना जाए और सिर्फ फूड पाइप में जाए। ओके, एपिग्लॉटिस इज अ स्ट्रक्चर व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप और ट्रैकिया। इसीलिए बोला जाता है कि खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप बोलते हो सकता है कि आपका एपिग्लॉटिस ओपन हो जाए और आपका फूड जो है वो विंड पाइप में जाए, उसके बाद हमें फिर खांसी वगैरह आती है और वो फूड वापस से बाहर निकलता है। समझे या नहीं समझे? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
कि एपिग्लॉटिस जो है वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंडपाइप। ठीक है, तो अब मेरा फूड सीधा कहाँ जाएगा? इनटू माय फूड पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। So if we talk about esophagus, it's a muscular tube, long muscular tube है जिसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम माय बकल कैविटी और यू कैन से फ्रॉम माय फेरिंग्स टू माय स्टमक। ठीक है, हमने मेन डायग्राम में देखा था कि बकल कैविटी यहाँ है, स्टमक तो मेरा यहाँ होगा, है ना? तो स्टमक फूड कौन लेके जाएगा? मेरी ईसोफेगस, दैट्स माय फूड पाइप। अब वो खाना लेके कैसे जाएगी? तो उसके लिए वो क्या है? मेरी एक मस्क्यूलर ट्यूब है, और ये मस्क्यूलर ट्यूब में कॉन्स्टेंटली उसके जो मसल्स है ना, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे करेंगे। और ये जो मूवमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं इसको हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अंडरस्टूड? क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को पढ़ते हैं इन द ईसोफेगस, राइट? और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो एक्चुअली हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल करती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। समझे? हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल कांस्टेंट जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है so that our food gets transported. तो esophagus is my muscular tube which transport food from pharynx to the stomach and it undergoes peristaltic movement, जिसमें constant muscles का contraction relaxation रहा होता है ताकि खाना जो है वो आराम से नीचे जा सके। फाइन, क्लियर? सो दैट वाज योर ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद जो मेरे पास स्टोरी में है वो कौन है? स्टमक। ठीक है, मेरा खाना कहाँ पहुंच गया है? स्टमक में। ध्यान से सुनना, स्टमक में मेरे जो फूड की एंट्री है ना, लेट्स ड्रॉ दिस थिंग ओवर हियर आल्सो, है ना? मेरा कुछ इस तरीके का स्टमक है, राइट? अब ये जो मेरे स्टमक में मेरे फूड की एंट्री है, इट इज रेगुलेटेड बाय गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। समझे? यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो इज स्टमक, इसोफेजियल इज माय इसोफेगस। तो ये मेरा क्या है? ऐसा स्फिंक्टर है जो कि मेरी फूड की एंट्री फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक रेगुलेट करता है। फाइन, तो यहां से मेरा फूड जो है कहाँ जाएगा? स्टमक में। अगर मैं स्टमक की बात करूं, वो क्या है? मेरा जे शेप का ऑर्गन है और वो जो है मस्क्यूलर चेम्बर है जिसके अंदर खाना सबसे ज्यादा टाइम अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 आवर्स के लिए स्टोर्ड रहता है। और वहां पे हमारे फूड का मैकेनिकल डाइजेशन एज वेल एज एंजाइम से भी डाइजेशन होता है, क्योंकि मेरी जो स्टमक है वो कांस्टेंट चर्किंग करती रहती है, राइट? है ना, ऐसे हिलती रहती है, उस तरह से उसका मैकेनिकल डाइजेशन भी फूड का जो है स्टमक के अंदर होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ कि मेरा जो स्टमक है वो डिवाइडेड होता है इनटू फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। फाइन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, यू कैन ऑलवेज स्किप। हम जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू योर स्टमक। ध्यान से सुनो, हमारा जो स्टमक है ना, उसमें उसकी जो लेयर्स है, स्टमक है, स्टमक के अंदर जो है यहाँ पे मेरे ग्लैंड्स होंगे, है ना? एंड दिस ग्लैंड्स आर माय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे 3 सिक्रीशंस आएंगे। हमारे वो 3 सिक्रीशंस कौन से हैं? HCl, सीन एंड म्यूकस। फाइन, ध्यान से सुनो, HCl है तो वो क्या करेगा? इट विल मेक द मीडियम एसिडिक, है ना? अगर HCl कहीं पे भी रिलीज हो गया तो वो मीडियम क्या हो जाएगा? एसिडिक। और ये जो एसिडिक मीडियम है उससे मुझे 2 फायदे होंगे। सबसे पहला तो मेरे जर्म्स किल हो जाएंगे। अगर खाने में स्टमक तक कोई भी जर्म्स आ गए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? मेरे किल हो जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, मेरे जो ये पेप्सिन है ना, पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन। जब ये एक्टिव हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पेप्सिन। तो सबसे पहला जो चीज सिक्रेट हो रही है, ये तीनों सिक्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है।
फाइन, सबसे पहला सिक्रीशन है HCl that will make the medium acidic, है ना, ये जो मीडियम एसिडिक हो रहा है उसकी वजह से मेरे अगर जर्म्स आए हैं फूड के साथ वो किल हो जाएंगे। सेकेंडली इट एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, हमारा जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। ये जो मेरा पेप्सिन है उसका काम क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या है पेप्सिन का काम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, है ना। एंड लास्ट मेरे पास क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की वॉल को, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट, वो जो है स्टमक की वॉल को एसिडिक इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगा। फाइन, क्लियर। तो मेरा जो फूड है वो इसोफेगस से स्टमक में एंटर करेगा थ्रू गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टमक के जो ग्लैंड्स है, दे आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक वॉल में जो प्रेजेंट होते हैं, दे विल सीक्रेट थ्री थिंग्स, Cl, पेप्सिन एंड म्यूकस। फाइन, क्लियर। इसका सीधा मतलब क्या हुआ पता है, HCl जो है अगर ज्यादा रिलीज हो गया है ना, देन इट कैन लीड टू द एसिडिटी। समझे या नहीं समझे। और सोचो म्यूकस का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अदरवाइज अगर एसिड कहीं पे भी गिरेगा तो हम जल जाएंगे। हमारे स्टमक में इतना सारा एसिड आ रहा है फिर भी हम जलते नहीं है, बिकॉज वी हैव अ म्यूकस विच इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट। समझे, क्लियर, डन। तो यहाँ पे मेरे स्टमक की स्टोरी क्या हो गई है, खत्म। अगर मैं स्टमक के बाद आगे बढ़ूं तो मेरी स्टोरी में कौन आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्टोरी है वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन पे खत्म नहीं होती है। द रीजन इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज माय मेन साइट फॉर डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, है ना। हमारा जितना भी फूड का डाइजेशन और जितना भी फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तुम लोग पूछोगे कि ये टर्म स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से आया, ध्यान से सुनना। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में मेरा एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर लॉन्ग है। समझे, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन पर वो क्या है, सबसे ज्यादा लंबा लॉन्गेस्ट पार्ट है मेरे एलिमेंट्री कैनाल का। क्यों वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, द रीजन इज कि वो जो है 6.5 मीटर जितना लंबा है। उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर, है ना। डायग्राम में देखा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कैसा था, एकदम छोटा छोटा, राइट। वाइल लार्ज इंटेस्टाइन कैसी थी, अपनी विड्थ में डायमीटर कैसा था उसका ज्यादा, इसीलिए उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। और क्योंकि इसका डायमीटर कम है इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, अदरवाइज इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। समझे, अब सुनो, ये है मेरा पूरा ट्यूब्यूलर पार्ट और जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मेन डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरा एक ऐसा पार्ट है जहां पे मेरे जो है लीवर पेनक्रियास के सिक्रेशन आते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मेरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ड्यूडेनम जो मेरा ऐसा सी शेप का स्ट्रक्चर निकलता है स्टमक से, दैट्स माय ड्यूडेनम। फिर मेरा कॉल्ड पोर्शन है जेजुनम एंड माय इलियम। सो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम आर माय 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सुनो, मेरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है that will take up secretion from the liver as well as the pancreas. लीवर है ना, लीवर जो है वो मेरा रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, रेडिश ब्राउन कलर का लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। फाइन, और ये जो मेरा लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है, मेरा इंपॉर्टेंट जूस जिसको मैं बोलूंगी बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस के 2 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला, मीडियम को अल्केलाइन बनाना। क्यों बेचारे को अल्केलाइन मीडियम बनाना पड़ेगा बताओ तो जरा, क्योंकि मेरा स्टमक से फूड आने वाला तो कैसा हो गया होगा, एसिडिक, क्योंकि वहां पे एसिड था, है ना। तो बाइल जूस का सबसे पहला काम है टू मेक द मीडियम अल्केलाइन। फिर क्या होगा, सेकेंड जो काम वो करेगा वो है मेरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। Now, what exactly is emulsification of fat? Emulsification of fat का मतलब होता है conversion of large fat globule into small fat globules. हमारे फैट का डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ था, है ना। हमने क्या समझा
कि भाई स्टार्च वो तो माउथ में सैलिवरी अमाइलेज ने डाइजेस्ट कर दिया। फाइन, फिर मेरे पास था स्टमक में पेप्सिन जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, पर मेरे फैट का डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ था। तो मेरा जो फैट का डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हुआ, मेरे इमल्सिफिकेशन से। भी डाइजेशन हुआ है, उसने बेसिकली क्या किया, मेरे जो बड़ा फैट ग्लोब्यूल है उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट किया, एंड दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिससे मेरे एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। फाइन, सो दैट्स योर बाइल जूस और उसके फंक्शन सिक्रेटेड फ्रॉम द लिवर। अब ये जो मेरा बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, इनटू द गॉल ब्लैडर। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, और फिर वहां से वो कहाँ सीक्रेट होगा, इन द डिओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मतलब ये जो हम उसके काम है ना कि अल्केलाइन मीडियम करना, फिर इमल्सिफिकेशन करना फैट्स का, वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वो सीक्रेट कहाँ से होगा बाइल जूस, लीवर से। फाइन, और फिर मेरे पास जो अनदर ग्लैंड अवेलेबल है वो क्या है, मेरा पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और पेनक्रियास की अगर मैं स्टोरी करूं, it's very very important because it has a lot of enzymes for the digestion of proteins, fats as well as carbohydrates। तो मेरा जो पेनक्रियास है उसके अंदर होगा मेरा एंजाइम, उसके अंदर होगा मेरा एंजाइम ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमने स्टमक में देखा पेप्सिन, और पेनक्रियाटिक जूस में क्या है, ट्रिप्सिन। फिर उसके पास होता है एंजाइम लाइपेज। लाइपेज का काम है लिपिड का डाइजेशन, दैट इज नथिंग बट माय फैट्स का भी डाइजेशन वो करता है। एंड लास्ट है मेरे पास सेलिवरी अमाइलेज, राइट। याद करो मेरे पास सेलिवरी अमाइलेज था, सलाइवा से आ रहा था, है ना। यहाँ पे जो अमाइलेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, समझे। सेलिवरी अमाइलेज जो सलाइवा में था, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो पेनक्रियास से रिलीज हुआ, यहाँ पे वो क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, समझे। अमाइलेज कहीं पे भी है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। फाइन, तो यहाँ पे मेरे पेनक्रियास की स्टोरी खत्म, क्योंकि वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है और उसमें मेरे एंजाइम्स होते हैं like my trypsin for protein digestion, lipase for lipids or fat digestion, and my amylase for carbohydrate digestion. Fine, तो ये क्या हुआ कि पेनक्रियाटिक जूस एज वेल एज बाइल जूस मेरे डिओडेनम में रिलीज हो रहे हैं, एंड वहां पे वो काम कर रहे हैं इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फाइन, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना खुद का इंटेस्टिनल जूस भी सिक्रेट करता है, जिसको हम कह देते हैं इंटरिकस। क्या कह देते हैं उसको हम, सकस इंटरिकस। दैट इज नथिंग बट स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से निकलने वाला उसका खुद का इंटेस्टिनल जूस। फाइन, ये जो मेरा सकस इंटरिकस है उसका काम है कंप्लीटिंग द डाइजेशन। उसका काम क्या है, डाइजेशन को कंप्लीट करना। डाइजेशन का कंप्लीट होना मतलब क्या होगा, मेरे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू माय, जितने भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू माय अमाइनो एसिड्स, और मेरे पास जितने भी लिपिड या फिर फैट के मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। समझे या नहीं समझे। सो मेरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो है अपना खुद का जूस सिक्रीट करती है, जिसको हम बोल देते हैं इंटेस्टिनल जूस या फिर सकस एंटोरिकस, जिसका काम है टू कंप्लीट द डाइजेशन। मेरा डाइजेशन कंप्लीट होना मतलब क्या है, the carbohydrates got converted into glucose, proteins into amino acids, and my fats or lipids into my fatty acids plus glycerol। तो यहाँ पे मेरे फूड का डाइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। समझे या नहीं समझे, अंडरस्टूड। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन साइट फॉर डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या है, मेरी विलाई है ना। अब ये जो मेरे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से निकलते हैं, इसको हम कहते हैं विलाई, जो कि और माइन्यूट स्ट्रक्चर्स माइक्रोविलाई भी फॉर्म करते हैं।
और विलाई के अंदर से मेरी बहुत सारी ब्लड वेसल्स पास हो रही होती है, बहुत सारी कैपिलरीज पास हो रही होती है। तो मेरा ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है वो विलाई से एंटर करेंगे। समझे? कहां से एंटर करेंगे? विलाई से। और विलाई उसको क्या कर लेगी? एब्सॉर्ब कर लेगी एंड फाइनली ये कैपिलरीज के थ्रू मेरे ब्लड वेसल्स में एंटर करेगी ताकि वो बॉडी के हर एक जगह पे जा सके। दिस इज माय एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमेशा याद रखना, मेरी जो विलाई से माइक्रोविलाइज बन रही है वो क्यों हो रहा है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई, है ना? विलाई का काम है टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, विलाई का काम है to increase the surface area for the absorption of the food। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब इसके साथ मेरे एब्जॉर्प्शन की स्टोरी खत्म। फाइनली मेरा जो फूड है वो कहाँ एंटर हो गया है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला गया है मेरा फूड? लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो यहां से मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में मेरा फूड लेके आएगी। फर्स्ट पार्ट ऑफ माय लार्ज इंटेस्टाइन इज माय सीकम। क्या बोलेंगे उसको हम? सीकम। ये जो मेरा पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे कोलॉन और इसके लास्ट पार्ट को हम बोलेंगे रेक्टम, जो फाइनली ओपन होता है इनटू द एनस। समझे या नहीं समझे? अब सुनो, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम के पास एक एक्स्ट्रा ऐसा कुछ लेयर देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम बोलेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब उस ऑर्गन का हमें कोई काम नहीं है, इट्स अल्टीमेटली करंटली अ वेस्टिजियल ऑर्गन। समझे? अब क्या होगा, मेरा जो लेफ्ट फूड है ना, मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, तो वो मेरा जितना भी अनएब्सॉर्ब्ड फूड है दैट विल कम टू माय लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से जब वो फूड पास हो रहा होगा सीकम एंड कोलोन से, तब उसके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसका क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्प्शन। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से जब मेरा अनडाइजेस्टेड फूड या फिर मेरा अनएब्सॉर्ब्ड फूड पास हो रहा होगा, अब उसके अंदर और कुछ भी नहीं बचा है एक्सेप्ट द वेस्ट विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? मेरा जो वेस्ट है वो यहाँ पे मेरा रेक्टम में कलेक्ट हो जाएगा। फुल डे वो रेक्टम में एक्यूमुलेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा एंड फाइनली it will come out through the anus। और एनस का जो ओपनिंग है वो कौन रेगुलेट करता है? मेरा एनल स्फिंक्टर। सो बेसिकली हमारा जो सॉलिड वेस्ट है इट मूव आउट ऑफ द। समझे या नहीं समझे? तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल्स का सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन करेगा। फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में एक्यूमुलेट हो जाएगा। And finally, it moves out through the anus. Anus का opening and closing will be regulated by my anal sphincter. Understood? Clarity है या नहीं है ना? इसके साथ हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 जो कि है इंट्रो एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, दिस हैज गॉट कंप्लीटली कवर्ड। और यहाँ पे मेरा जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। फाइन, क्लियर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।